तो आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन बाय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है, जो आप लोग हम लोग पढ़े हैं पार्टिसिपल के बारे में, है ना, जो पार्टिसिपल पढ़ा गया है उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस खाली इतना सा है, इसमें अलग अलग क्या हो गए हैं, सब्जेक्ट हो गए हैं, है ना। आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉमिनेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। ये दो वर्ड हैं सब। अगर ये दो वर्ड के बारे में लोग जान गए तो समझ लो पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉमिनेटिव क्या होता है। नॉमिनेटिव एक तरह से क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का असर किस पे जाता है, वर्ब पे जाता है ना। सब्जेक्ट का असर किस पे पड़ता है, वर्ब पे पड़ता है। लेकिन हम लोग जब सेंटेंस कंबाइन करेंगे, जो नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होगा ना, उसका वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका उस सब्जेक्ट का जो है वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में? उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव कहते हैं, जिसका वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? और वर्ब कब लगता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब कैसे यूज होता है, या तो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है या तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, इसका ना तो कोई ऑब्जेक्ट होगा ना तो कोई वर्ब होगा। इसीलिए इस पे जो ये ऑब्जेक्ट होगा उससे वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आ रहा? और उसी सब्जेक्ट को हम लोग स्वतंत्र करेंगे, मतलब उस सब्जेक्ट को हम लोग फ्री करेंगे। फ्री का मतलब यही होता है कि उसका जो है वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ता, या वर्ब पर उस सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो है इस हम लोग कॉम्बिनेशन जब करेंगे, उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम लोग फ्री कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्री का मतलब क्या हुआ, फ्री का मतलब यह हुआ कि उस सब्जेक्ट का वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसके बाद आपका जो दूसरा वर्ड है क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र। इधर देखो, अब इसका मतलब स्वतंत्र हो गया। इसका मतलब क्या करना है, हमको दिए हुए सेंटेंस में से किसी एक सब्जेक्ट को क्या करना है, फ्री करना है। फ्री करने का मतलब बता दिया आपको। फ्री का मतलब उस पे वर्ब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आया। इसमें ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग फ्री करेंगे जिसका वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा? और इसमें क्या होना चाहिए, दो अलग अलग। हम लोग पार्टिसिपल में क्या पढ़ रहे थे, पार्टिसिपल वाला कॉम्बिनेशन तभी हो पा रहा था जब दोनों सब्जेक्ट क्या थे, एक ही थे। जितने भी दो या दो से अधिक सेंटेंस दे रहे थे, हर सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या थे, एक ही थे। लेकिन आपको जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको कुछ और देखने को मिलेगा और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा कुछ और होगा। तभी आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट इसमें क्या क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। इसमें कुछ लैंग्वेज दिए हैं जो हमको कंबाइन करने के लिए हेल्प करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में, ये लैंग्वेज क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखियो, जब दोनों वाक्यों में, ठीक है, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, ये क्लियर रखना। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, और दूसरा कार पहले कार के बाद क्या होता है, शुरू होता है। ऐसा तो पार्टिसिपल में भी हो रहा था ना, एक काम के बाद क्या हो रहा था, दूसरा काम शुरू हो रहा था। तो ठीक इसमें भी क्या होगा, वैसा ही होगा। लेकिन देखिए, दोनों वाक्यों के बीच क्या होना चाहिए, कॉजल रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉजल रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो पहला सेंटेंस आपका होगा ना, जो पहला सेंटेंस होगा आपका, उसमें क्या दिखेगा, कारण दिखेगा। जैसे हम लोग अभी 2 वाला यूज कर रहे थे, पहले में कारण दिख रहा था, दूसरे में क्या दिख रहा था, रिजल्ट दिख रहा था ना। तो उसमें भी क्या दिखेगा, कारण और परिणाम दिखेगा, है ना। पहले में कारण दिखेगा और दूसरे में परिणाम दिखेगा। और जरूरी नहीं है कि सेंटेंस पहला ही कारण बता दे फिर उसके बाद दूसरा रिजल्ट बताए, ऐसा नहीं है। दूसरा भी आपको परिणाम बता सकता है और पहला भी रिजल्ट। तो आपको सेंटेंस को वहां पे देखना पड़ेगा कि किसमें कारण बता रहा हो, किसमें परिणाम बता रहा है, मतलब किसमें रीजन बता रहा हो, किसमें रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मतलब दोनों जो वाक्य रहेंगे ना, उसमें कौन सा रिलेशन होगा, कॉजल रिलेशन होगा। ये कॉजल रिलेशन समझ रहे हो ना, है ना। एक में कारण होगा तो दूसरे में रिजल्ट होगा, मतलब परिणाम होगा। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ लैंग्वेज? तो अभी जब हम लोग बनाएंगे सेंटेंस एग्जाम्पल लेके, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। कुछ नहीं है इसमें, है ना, बहुत इजी है। जिस तरह ये देखते हैं हम लोग, तो पहला देखिए क्या है,
जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो, जब वाक्य किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। कैसे पता करोगे कि वाक्य एक्टिव वॉइस में? कोई बताए, जागृति, कैसे पता लगाओगे कि वाक्य एक्टिव वॉइस में है? कैसे कैसे होगा? रुचि, शिवम, नो, ए पागल, सीधा सीधा कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, डायरेक्ट वो क्या होगा? टेंस होगा। क्या होगा? टेंस होगा। वो क्या होगा? एक टेंस होगा। समझ में आ रहा है? वो एक टेंस होगा, तो समझ जाना वो क्या है? एक्टिव वॉइस में है। टेंस का मतलब जितने भी टेंस आप पढ़ते हो 12 टेंस, उस रूप में अगर है तो वो क्या होगा? समझ आ रहा है? एक्टिव वॉइस में होगा। जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा तो हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो इधर जो पहला वाक्य होगा, जो पहला सेंटेंस होगा, मतलब रीजन वाला, कौन सा? रीजन माने कारण, जो जिस सेंटेंस में कारण बता रहा होगा, तो उसमें हम लोग सब्जेक्ट को ले लेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे, और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे? हैविंग, क्या करेंगे? प्लस हैविंग। और जैसे ही हैविंग होगा, उसमें अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हम उसको किसमें चेंज कर देंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और पहले वाले रीजन वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट भी लिख लेंगे, और अदर वर्ड रहेंगे तो उसको भी लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद कामा लगा के क्या कर देंगे? कामा लगा के क्या कर देंगे? दिए हुए सेंटेंस को क्या कर देंगे? लिख देंगे। दिए हुए सेंटेंस को लिख देंगे। समझ में आ रहा? ये फार्मूला समझ में आया जी आप लोगों को? हाँ, फार्मूला क्लियर हो गया? क्या क्या करना है? जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहेगा, कामा लगा के जो दिया हुआ सेंटेंस रहेगा उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो चलिए आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या है? द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई, है ना? पुलिस पहुंच गई। उसके बाद देखिए द थीफ रैन अवे, चोर भाग गए। तो यहां पे देखिए भाई, चोर भाग गए, चोर भाग गए। क्यों भाग गए? रीजन, रीजन किस सेंटेंस में आ रहा है? क्योंकि कौन पहुंच गई? पुलिस पहुंच गई। यानी ये जो रिजल्ट दे रहा है, क्यों भाग गई, रीजन यहां पे आ रहा है ना, रीजन पुलिस पहुंच गई, इसीलिए चोर क्या हुए? भाग गए। समझ में आ रहा है? तो पहले सेंटेंस में आपको रीजन दिख रहा है, और रीजन दिखने का रिजल्ट कहां मिल रहा है? दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है। पॉइंट आपको चेक करना है कि इसमें देखो सब्जेक्ट बाय डिफरेंट है कि नहीं। यहां पे द पुलिस है और यहां पे द थीफ है। तो देखो इसमें कंफ्यूज कहां करेंगे आप लोग? मालूम है, आप लोग सब्जेक्ट को ना ध्यान देकर डायरेक्ट आप लोग कर दोगे अराइविंग। क्या कर दोगे? अराइविंग कर दोगे या कुछ और कर दोगे। अगर सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप लोग पार्टिसिपल वाला यूज कर डालोगे। समझ में आ रहा है? पार्टिसिपल वाला यूज कर लोगे। इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है? मेन, मेन क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो देखो क्लियर हो रहा है ना पूरा? दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे रीजन वाले, यहां पे रीजन दिखाई दे रहा है और यहां पे रिजल्ट दिख रहा है, और उसके बाद दोनों में सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं फार्मूले की सहायता से। तो देखो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? द, क्या लिख देंगे? द पुलिस। क्लियर हो रहा है? हाँ, द पुलिस। उसके बाद क्या लिख देंगे? हैविंग। क्या लिखेंगे? हैविंग। ठीक है? हैविंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव्ड का क्या होता है? अराइव्ड ही होगा। समझ में आ रहा है? अराइव्ड। यहां पे हम लोग लिख देंगे अराइव्ड। हो गया। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग खाली तुरंत कामा लगा के क्या लिख देंगे? दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिख देंगे? द थीफ। उसके बाद द थीफ रैन अवे। क्लियर हुआ? द थीफ रैन अवे। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, यानी पुलिस के पहुंचने के बाद द थीफ रैन अवे, चोर क्या हुए? भाग गए। तो इस तरह से आपका कंबाइन हो गया, और इसमें एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो? वर्ब हो। समझ में आया? चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि बहुत इजी है, उसमें भी आपको सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? द सन रोज, सूरज निकला, मतलब सूरज क्या हुआ? निकला, उदय हुआ। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ सूरज के निकलने से? द फॉग, फॉग माने कोहरा जो होता है,
कुहासा जो होता है ना, फॉग, क्या हो गया? डिसअपियर्ड, गायब हो गया, ओझल हो गया। भाई फॉग क्यों गायब हो गया? क्योंकि क्या आया? सूरज निकला, है ना। सूरज निकलने से फॉग क्या हो गया? गायब हो गया। तो और यहां पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे द सन है और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? द फॉग है। तो यहां पे और ये सेंटेंस देखो एक्टिव वॉइस में, किसमें है? ये टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख लो पहला वाला भी क्या है? द पुलिस ए रहा है बेबी, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपका नॉर्मली जो टेंस होगा ना वही किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में हो जा, जो टेंस के रूप में होगा वही क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। तो यहां पे देख लो द सन रोज है ना, टेंस है ना एक, और यही टेंस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। और द फॉग डिसअपियर्ड, तो हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो वही फार्मूला हमारा, देखो क्या लिख देंगे पहले? द सन, द सन, उसके बाद हैविंग, ठीक है, हैविंग, हैविंग के बाद क्या लिख देंगे? राइज का क्या होता है? राइजन, क्या हो जाएगा? राइजन, ठीक है। उसके बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कामा लगा के तुरंत दूसरा वाला सेंटेंस क्या करेंगे? लिख देंगे द फॉग, क्या लिख देंगे? डिस अपीयर्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? द सन हैविंग राइजन, उसके बाद द फॉग डिस अपीयर्ड, समझ में आया जी शिवम? हाँ, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिस अपीयर्ड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दो एग्जाम्पल बहुत है समझने के लिए, है ना चाहिए। एक्टिव वॉइस पहचानने आना चाहिए तो आपका यही फार्मूला लगेगा। क्लियर है? एक्टिव वॉइस वाला समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? हाँ, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे जब जो सेंटेंस जो दिया हुआ वाक्य रहेगा वो किसमें होगा? पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, खाली उसमें बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना है। हैविंग के बाद क्या कर देना है? बीन जोड़ देना, बाकी सब सेम टू सेम है। और कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में है। वाक्य पैसिव वॉइस में है, कैसे पता करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फार्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V3, है ना। इजेमार के बाद क्या आ गया? V3 आ गया। इसी तरह से वाजवर के बाद क्या आ जाए? V3 आ जाए, है ना। उसके बाद इजेमार वाजवर के बाद अगर V3 आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए वो किसमें है? पैसिव वॉइस में है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जा रहा है तो किसमें होगा? पैसिव वॉइस में आएगा। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? पैसिव वॉइस में होगा। और दूसरा तरीका पैसिव वॉइस में होने का क्या होता है? उसमें क्या लगा होता है? बाय लगा होता है। मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के लगने के बाद क्या लगता है? बाय लगा होता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। जो पहले वाक्य का जो रीजन वाला सब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट ले लेंगे, है ना। उसके बाद हैविंग लगा देंगे। उसके बाद खाली क्या है इसमें? प्लस आ गया। देखो सेम टू सेम है, एक्टिव वॉइस की तरह खाली बीन लग गया इसमें। उसके बाद V3 रहेगा। उसके बाद रीजन वाले सेंटेंस के साथ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जितने भी अदर वर्ड हैं उसको लिख देंगे। उसके बाद कामा लगा के क्या लगा देंगे? यामा लगा के क्या कर देंगे? जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखो इसके बाद हम लोग चलिए एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी वही सब सेम टू सेम बातें रहेंगी, ठीक है। इसमें भी क्या रहेगा? सब कुछ वही बातें रहेंगी, ठीक है ना। इसमें भी सब्जेक्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए आइए देखते हैं। द कॉलेज वाज क्लोज्ड। पैसिव पहचानने का तरीका देखो, यहां पे वाज आ गया और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो इसको समझ जाना ये क्या है। और कॉलेज अपने से नहीं बंद होता है, कॉलेज को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। कोई इंसान ही बंद किया होगा, यानी किसी इंसान के द्वारा वो काम किया गया है, तभी कॉलेज क्या है? बंद है ना। तो देखो यहां पे द कॉलेज वाज क्लोज्ड। कॉलेज क्या था? बंद था। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम। और जितने विद्यार्थी थे वो अपने अपने घर चले गए। तो भाई विद्यार्थी अपने अपने घर क्यों गए? क्योंकि रीजन इसमें बता रहा है ना। कॉलेज क्या था? बंद था, इसीलिए सब लोग क्या गए? अपने अपने घर चले गए। तो क्लियर हो रहा है ना। तो इसमें भी देखो सब्जेक्ट भी क्या है? इसमें द कॉलेज है और इसमें द स्टूडेंट है। अलग अलग सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, यानी ये पैसिव वॉइस में है और हमको ये पैसिव फार्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? द कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हैविंग, उसके बाद
बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, बीन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, क्लोज्ड, उसके बाद कामा लगा के दिए हुए सेंटेंस को क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या है, द स्टूडेंट, है ना, द स्टूडेंट्स, उसके बाद वेंट टू देयर होम, है ना। बस इस तरह से आपका क्या हो गया, कंबाइन हो गया, हो जाएगा द कॉलेज हैविंग बीन क्लोज्ड द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर होम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कॉम्बिनेशन हो गया सिंपल सेंटेंस में। क्लियर हो रहा है। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं लिया गया क्योंकि इजी है, आपको इजीली समझ में आ जा रहा होगा, खाली बस कंडीशन आपको फॉलो करना है। स्टॉप टू राइट नाउ प्लीज, अभी मत लिखो, आराम से लिख लेना, पहले समझ लो, क्योंकि लिखने में भी दिमाग लगता है, ठीक है। चलो देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या है, द बॉय इज बीटेन, देखो पैसे पता चल गया, इसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म है ना, लड़का क्या किया गया, लड़के को पीटा गया है या पीटा जाता है, ठीक है, तो कोई पीटा होगा ना इंसानी, तो द बॉय इज बीटेन, और उसके बाद पीटने के बाद क्या हो गया, हिज हेल्थ बिकेम बैड, उसकी तबीयत क्या हो गई, बहुत खराब हो गई, उसका स्वास्थ्य क्या हो गया, बहुत खराब हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्यों खराब हुआ, क्योंकि उसकी क्या हुई है, पिटाई हुई है, क्या हुई है, पिटाई हुई है। और उसके बाद यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है, द बॉय है, और उसके बाद क्या, हिज हेल्थ, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। यहां पे लड़का खुद आ रहा है, उसका हेल्थ सब्जेक्ट बन रहा है, किसका हेल्थ, लड़के का हेल्थ, समझ आ रहा है। तो सब्जेक्ट भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी यहां, और देखो यहां पे इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी ये पैसिव वॉइस है, और इसमें हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, द बॉय, द बॉय, उसके बाद हैविंग, है ना, उसके बाद बीटेन, और कोई वर्ड होता तो और लिख देते, क्यों, सॉरी, हैविंग हो जाएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटेन, है ना, बीटेन। अगर इसके साथ और अदर वर्ड होते तो उसको भी हम लोग लिख देते ना, लेकिन कुछ है ही नहीं है, तो कामा लगा के क्या कर देंगे, दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिज हेल्थ, है ना, हिज हेल्थ, उसके बाद बिकेम बैड, बिकेम बैड, तो क्या हो जाएगा, द बॉय हैविंग बीन बीटेन हिज हेल्थ बिकम बैड। इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट समझ में आया, हाँ। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल और है जो कि बहुत इजी है, वो भी है ना। तो देखिए यहां पे अगला एग्जांपल, द कैप्टन, ठीक है, जो कैप्टन था वाज किल्ड, क्या कर दिया गया, मार दिया गया, मतलब वो मर गया, किल माने जान से मर गया वो, है ना, जो भी मारा होगा उसको जान से मार डाला। द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया, किसी के द्वारा मारा गया। वाज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म आया। तो इस तरह से आपको पता लग जाना चाहिए कि किस रूप में है, पैसिव वॉइस में है ना। कैप्टन मारा गया, उसके बाद आर्मी जितने सेना थे रैन अवे, क्या कर दिए, वहां से भाग गए। जब मेन आदमी मर गया तो सारे आर्मी जो है क्या हो गए, भाग गए। क्यों आर्मी भागे, क्योंकि कैप्टन मारा गया। सब्जेक्ट भी देख लो, इसमें द कैप्टन है और इसमें क्या है, आर्मी है, समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्ट भी क्या है, डिफरेंट है, यानी यहां पे पीवी लगेगा, पैसिव वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, है ना, कॉमा क्या लिख देंगे अब, द आर्मी रैन अवे, ठीक है। इस तरह से कंबाइन होकर क्या हो गया, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रैन अवे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ जी, हाँ। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, जब वाक्य क्या हो, एक्टिव वॉइस में हो, और जब वाक्य किस में हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। ये आई होप कि ये दोनों पॉइंट भी आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इज एम आर वॉज वर्ब से शुरू होगा, ठीक है, और उसमें वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। किसके रूप में काम नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। तो वहां पे इज एम आर वॉज वर्ब के बाद हम लोग उसकी जगह पे बीइंग लगा देते हैं, समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस दिया गया वो जो फार्मूला होता है वो सब पूरा पुट कर देते हैं, ठीक है। और आपको कैसे पता लगेगा कि जो इज एम आर वॉज वर्ब है वो उसमें
मतलब सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है कि नहीं। जाहिर सी बात है भाई, इज एम आर वाज वर कब लगता है? टेंस में कब लगता है? टेंस में कब लगता है? जब V1 में क्या आईएनजी जोड़ना होता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लोग क्या लगाते हैं? जितने भी कंटिन्यूअस आते हैं उसी में तो इसका यूज होता है, इज एम आर का। बस खाली यही सोच लेना, इज एम आर वाज वर को दूसरे रूप में यूज किया जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, टेंस के अतिरिक्त जो है इज एम आर वाज वर को किसी मतलब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। किसके? मेन वर्ब। मेन मतलब जो सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता, उसके बिना वो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो उसमें हम लोग ये फार्मूला सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट मतलब जो कुछ दिया रहेगा उसके बाद गिवन सेंटेंसेस को क्या करते हैं? लिख देते हैं। और तीसरा पॉइंट जो आपको पॉइंट में रखना है, इज एम आर के बाद है ना मेन वर्ब के रूप में तभी काम करेगा जब इज एम आर वाज वेयर के बाद कोई ना कोई नाउन आ जाए। क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए या कोई नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाए। इज एम आर वाज वेयर के बाद क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए, उसके साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड आ जाए। एडजेक्टिव तो हो भी सकता है ना, क्योंकि जैसे गुड बॉय, इंटेलिजेंट बॉय है ना, तो उस नाउन के नाउन हो या तो नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव वर्ड हो। मतलब अक्सर नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इज एम आर वाज वर के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो वो समझ जाना वो मेन वर्ब के रूप में वो काम कर रहा है। कौन कर रहा है? इज एम आर और वाज वर। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखो यहां पे इज एम आर वाज वर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग ना हो। सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग ना हो, क्योंकि अगर ये सहायक क्रिया के रूप में कब प्रयोग होता है? जब हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं ना, है ना, उसी के हेल्प करने के लिए आते हैं ना ये लोग। ये सब वर्ड हैं उसी के रूप में आते हैं ना। वहीं पे इज एम आर लगता है तो V1 में क्या लगता है? आईएनजी लगता है, उसी के लिए आते हैं। लेकिन उसमें सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग ना हो, अर्थात मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो। मतलब इज एम आर वाज वर के बाद कोई ना कोई नाउन या एडजेक्टिव वर्ड आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या लगाएंगे? जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा ना, जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट ले लेंगे और उसके बाद इज एम आर वाज वर के जगह पे क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। और उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट वगैरह रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद कामा लगा के क्या कर देंगे? जो दिया हुआ सेंटेंस रहेगा उसको लिख देंगे। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यही लास्ट पॉइंट है किसमें? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपका इसमें पूरा पॉइंट खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इट वॉज अ हॉलीडे मतलब क्या था? छुट्टी का दिन था। अब भाई छुट्टी भी क्या है? एक नाउन है ना, नाउन है। क्या है? इट इज ए हॉलीडे। छुट्टी का दिन एक क्या है? नाउन में रखा जाता है ना, इसको नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एक इसके पहले आता है भाई, किसी नाउन के ही पहले आता है ना, है ना, किसी नाउन के ही पहले आता है। कोई नाउन होता, कोई वस्तु होता, उसी के पहले नाउन ए आता है। तो इससे पता चल गया आपका जो ए हॉलीडे दिया है इसका मतलब ये नाउन की तरह आया है ना। तो देखो वाज के बाद एक नाउन आ गया है ना, यानी ये किस रूप में काम कर रहा है? एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसमें? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्लियर हुआ? है ना। ये मत याद रखना कि वाज लग गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया है। पैसिव वॉइस क्यों नहीं है? ये बताओ कोई। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं। वेरी गुड, यानी माइंड आपका प्रेजेंट है। तो देखो इट वाज अ हॉलीडे है ना। तो यहां पे जो छुट्टी का दिन था, दूसरा सेंटेंस देखो, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि छुट्टी का दिन चल रहा है, इसीलिए स्कूल नहीं गए। सब्जेक्ट भी मैच करा लो। यहां पे इट है और उसके बाद इसमें क्या है? वी है। तो सब्जेक्ट भी क्या है? डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस बीइंग वाला लगाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? इट। क्लियर हो रहा है? उसके बाद वाज के जगह पे बीइंग। उसके बाद दिया हुआ जो वर्ड है देखो ऑब्जेक्ट है ना, बीइंग ए हॉलीडे। ठीक है, उसके बाद कामा लगा के क्या लिख देंगे? दिया हुआ सेंटेंस लिख देंगे। वी डिड नॉट गो टू, उसके बाद स्कूल। क्लियर हुआ ये? इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू
स्कूल। छुट्टी होने के कारण या छुट्टी होने के नाते हम स्कूल नहीं गए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए एक हम लोग लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला मैटर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट एग्जांपल आपका क्या है, इट वाज कोल्ड। देखो भाई एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ रहा है या तो एडजेक्टिव आ रहा है ना। कोल्ड क्या होता है, ठंड होता है ना, ठंड क्या है, एडजेक्टिव है ना। इट वाज कोल्ड मतलब ठंडी था या ठंडक थी या ठंडक था, मेल फीमेल कुछ भी हो, है ना। इट वाज कोल्ड मतलब ठंडक थी। नो वन वेंट आउट, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया। वन का मतलब व्यक्ति होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी बाहर नहीं गया। भाई व्यक्ति बाहर क्यों नहीं गए, क्योंकि ठंडी बहुत तेज थी इसीलिए बाहर नहीं गए, है ना। और इसके बाद देखो वाज के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव वर्ड आया कोल्ड, और इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, इट है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है, नो वन है। सब्जेक्ट भी क्या है, डिफरेंट है, और वाज के बाद एडजेक्टिव वर्ड, यानी ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इट, है ना, उसके बाद बीइंग, उसके बाद कोल्ड, उसके बाद कामा लगा देंगे, उसके बाद नो वन वेंट आउट, हो गया। इट बीइंग कोल्ड, नो वन वेंट आउट। आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, तीनों पॉइंट में कोई डाउट है? हाँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो शांतिपूर्वक इसको क्या कर लो, समझते हुए नोट कर लो, ठीक है।